नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। देश की बात में पहले देश की नन्ही सी बेटी की बात। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या, उसके बाद उसके शव को बिना परिवार को बताए जलाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। इलाके में अब धरना प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर प्रदर्शनकारियों से मिले भी हैं। बच्ची अनुसूचित समाज से बताई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली कैंट इलाके के पुराना नांगल गांव में 9 साल की बच्ची की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं उसी शमशान घाट में हूं जहां पर बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची के घर वालों के मुताबिक रविवार शाम करीब 5:30 बजे बच्ची इसी शमशान घाट में यहां लगे वाटर कूलर में पानी भरने आई थी। उसके बाद करीब 6:30 बजे इस शमशान घाट के पुजारी राधे श्याम ने बच्ची के घर वालों को बताया कि बच्ची की वाटर कूलर में करंट लगने से मौत हो गई है। जब घर वाले यहाँ पर पहुँचे, बच्ची के माता पिता, तो उनका ये कहना है कि शमशान घाट के पुजारी ने उनसे ये कहा कि बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो। अगर आप पुलिस को कॉल करेंगी या पोस्टमार्टम कराएंगी तो डॉक्टर उसके अंग निकालेंगे। और फिर यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। उसके बाद बच्ची के घर वालों ने करीब रात में 10:30 बजे पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के अर्ध जले शव को यहां से निकाला। उसके बाद पुलिस ने पुजारी राधे श्याम को अपनी कस्टडी में लिया। और क्योंकि बच्ची के घर वालों का कहना यह था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसकी हत्या की गई है, तो इस मामले में आगे की जाँच बढ़ी। बच्ची के जो अवशेष थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और कल इस मामले में जो SC/ST कमीशन है उसने भी यहाँ का दौरा किया और उसने ये रिकमेंड किया कि बच्ची के मामले में हत्या, रेप, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज किया और इस मामले में 4 आरोपी राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम, जो सभी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये दिल्ली कैंट का वही शमशान घाट है जहाँ पर बच्ची की मौत हुई। तो फिलहाल जो सभी आरोपी हैं वो सभी संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ा, उसके बाद तमाम दलित समाज के नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो गए। ये जो है पंखा रोड है और इस रोड पर आप देखें कि आगे लोगों ने इस रोड को ब्लॉक कर दिया है। बच्ची के घर वाले हों या फिर दलित समाज के लोग हों, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हों, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस रोड को पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है। इनकी ये मांग है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। और फिलहाल आप देखें कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जय भीम। जय। हम ये चाहते हैं कि लड़की को, हमारी जो बहन है, उसको न्याय मिले। हमारी सरकार से यही गुहार है कि उन कातिलों को, अपराधियों को फांसी दी जाए। बस। आप भीम आर्मी से हैं? हम भीम आर्मी से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सौदा है। मैं हस्ताल गांव से हूँ। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर जो भीम आर्मी के लोग पहुँचे हुए हैं और जैसा मैं बता रहा हूँ कि आगे जो ये सामने टेंट लगा हुआ है, माफ़ करिए, वहाँ पर तमाम जो बच्ची के घर वाले, माता पिता की बात करें या दलित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, पुराना नांगल गांव के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और पुलिस से ये मांग की जा रही कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको दिखाता हूँ कि सामने ये पीर बाबा की मज़ार है। बच्ची के माता पिता यहीं पर बैठते हैं और वो यहाँ पर बैठकर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। लोग उनको पैसे देते हैं। तो यहीं से उन्होंने बच्ची को भेजा था पानी लाने के लिए, लेकिन फिर बच्ची की बाद में मौत हो गई। तो कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और पुलिस का कहना यह है कि इसमें जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बच्ची के जो अवशेष मिले हैं उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया है और फिलहाल सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और इस मामले पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। निर्भया की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा और साथ ही योगिता बयाना, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। योगिता, मैं पहले आपके पास आऊँगी। आपने उस मौके पर भी मौजूद थी, लेकिन इस तरह के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। आप खासतौर से बलात्कार की पीड़िताओं की मदद करती हैं, उस समय पहुंच जाती हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है जब एक नन्ही सी बच्ची का इस तरह से दर्दनाक हाल होता है।
देखिए बहुत ज्यादा निधि जी, मतलब कई बार तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं ऐसे मुद्दों पर। क्या बोले, मतलब कितनी बार बोले और कहाँ कहाँ पर बोले। जब मैं कल मॉर्निंग से मैं वहाँ थी और जो भी डिटेल्स पता चली वो इतनी बुरी थी कि पहले तो मन हताश हो जाता है, पर अपने आप को संभालना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो डेफिनेटली आपका मनोबल टूटता है, पर देख सुन के आपको उनके साथ खड़े रहना है। मतलब बहुत दुविधा वाली बात है। उस परिवार के सदस्यों से मैं कल से ही मिली हूँ और जो गांव वालों से मेरी बातचीत हुई, मतलब इतनी घोरी डिटेल्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि उस बच्ची की जो हमने अंजलि तस्वीरें देखी या गांव वालों ने जो बताया, वो कितनी हंसती खेलती बच्ची, और न जाने इतनी बर्बरता हो गई उस परिवार के साथ। और वो परिवार, उसकी माँ जो है वो अभी भी उसको तलाश रही है, मतलब वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई। ऊपर से पुलिस का दबाव, ऊपर से पुलिस की मैनिपुलेशन, और इतनी सारी चीजों से वो डील कर चुके हैं इस लास्ट 48 आवर्स में। उन्होंने क्या क्या नहीं देख लिया अपनी जिंदगी में, और उसके बाद भी न्याय की उम्मीद ना हो। और कल के दबाव के बाद, कल जब हम लोग पहुंचे, काफी लोग थे वहां पर, उस दबाव के बाद धाराएं ऐड हुई, और जब तक मैं पहुंची वो 164 के बयान के लिए जा चुकी थी। पर कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि क्यों न्याय के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ती है, क्यों एक ऑटो पायलट मोड पे न्याय नहीं चलता इस देश में, क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए हमें जाना पड़ता है, क्यों हमें स्लोगन लगाने पड़ते हैं, क्यों चिल्लाना पड़ता है। सबसे पहली बात निधि जी, ऐसा होता क्यों है हमारी बच्चियों के साथ, ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो हम एक दूसरे से यही पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं सुरक्षित है हमारे योगिता, सीमा भी आपने सही बात कही कि हमें न्याय के लिए भीख क्यों मांगनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल जो भी हमारी कानून व्यवस्था है और जो भी हमारा समाज है उस पर हमें आगे बढ़ना है। सीमा, आपने निर्भया को इतने सालों तक के बाद न्याय दिलवाया, अब जब ये एक नन्ही सी बच्ची का मामला सामने आया, जहन में सवाल आते हैं कि भैया कानून भी बन गया और सब कहते भी कि हम बच्चियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। कानून क्या कर सकता है इस मामले में? पुलिस पहुंची हुई भी है और जो बलात्कारी उनको अरेस्ट भी कर लिया पुलिस ने, लेकिन न्याय की तो बात दूर लगती है। कानून, आप किस तरह से ये परिवार बढ़ सकता है और कानून को अपने साथ लेकर आगे न्याय मिल सकता है? देखिए निधि मैम, सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम, जितने भी मैं केसेस हैंडल कर रही हूँ, ज्यादातर मेरे पास पोक्सो एक्ट और रेप के ही मैटर्स हैं जो हैंडल कर रही हूँ। मैंने उनमें एक चीज ज्यादातर केसेस में कॉमन देखी है, वो ये है मैम कि 2013 में जो बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी में बदलाव जो अमेंडमेंट किया गया, सीआरपीसी में चेंज किया गया, बदलाव किया गया, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इनका प्रवर्तन नहीं है। और अगर इनका प्रवर्तन कराने के लिए हमेशा, जैसे कि योगिता जी ने कहा, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, पुलिस पर हमें प्रेशर नहीं, उनको बताना पड़ता है कि आपकी ये ड्यूटी है, एफआईआर आप लॉन्च कीजिए। तो आप समझिए मैम कि आप कितने भी स्ट्रिक्ट कानून बना दीजिए, लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल डर नहीं है। उसका कारण ये है कि निर्भया केस में ही 7 ईयर लग गया। हाथरस केस में हैंडल कर रही हूँ, उसमें भी मैम हाई कोर्ट में ये मैटर करीब 1 साल होने जा रहा है। कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने, उसके बावजूद भी 1-1 महीने बाद की डेट लग रही है। पेंडेमिक एक इशू था, वो सभी के लिए था, उसके बाद भी हमें मैटर लिस्ट करवाने के लिए मेंशनिंग अलग से करवानी पड़ती है। तो ये नेग्लिजेंसी है मैम, ये जुडिशरी की नेग्लिजेंसी है, पुलिस सिस्टम की है। जो हमने मशीनरी बनाई है, पूरा मैकेनिज्म मैं कहूंगी कि निष्क्रिय है, स्पेशली विमेन के अगेंस्ट क्राइम मैटर्स में। इसीलिए मैटर्स डिले होते हैं। आप कानून बना करके कितना भी आप संविधान में, आईपीसी, कहीं पर भी बदलाव कर लीजिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, निर्भया को आपने न्याय दिलवाया, हाथरस का भी मामला बता रही है 1 साल से लटका पड़ा है। हम जुडिशरी की बात करें, हम पुलिस पे सवाल उठा सकते हैं, हम नेताओं पे सवाल उठा सकते हैं, अब धीरे धीरे करके नेताओं की बयान भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमारा समाज है वो भी दोषी है। क्या हो कि क्योंकि अपराध के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, बलात्कार हर मिनट 6 हो रहा है, और ये तो देश की राजधानी, हम ग्रामीण इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा हो जो इस तरह की परिस्थितियां ना बने? देखिए मैम, मैं जितना समझ पा रही हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने भी हम कैंपेन कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो या सोशल एनजीओज हैं या हमारे टीवी, कहीं पर भी डिबेट डिस्कशन होते हैं, तो मुझे इतना लग रहा है कि जो एक पैट्रियार्की माइंडसेट मेल पर्सन का बना हुआ है, जो ये क्राइम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं उनको हम अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अभी भी फीमेल को ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। हम अपनी बेटियों को एम्पावर्ड कर दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें भी इक्वल आजादी है, हम भी फ्रीडम के साथ घूमेंगे। रिसेंटली गोवा बीच का मैटर है मैम, अभी वहां पर भी नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया, तो हमारे चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ऐसे माइंडसेट के लोग जब स्टेटमेंट देते हैं मैम, तो आप करोड़ों आबादी को कहीं ना कहीं उस क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जब तक हम इस आम पब्लिक को जो क्राइम कर रहा है, जिनका माइंडसेट फीमेल को एक ऑब्जेक्ट समझने का बना है, उनको अपने साथ एसोसिएट करके उनको कैंपेन में उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, उनको हम एजुकेशन सिस्टम में उस चीज को नहीं जब तक मेंशन करेंगे, उनको नहीं जोड़ेंगे, तो अपनी बेटियों को हम एम्पावर्ड करेंगे। निर्भया हो, दिशा रेड्डी हो या कोई भी बच्ची हम देख रहे हैं, लेकिन ये लोग क्राइम कर रहे हैं, तो इनका माइंडसेट क्या है, हमें वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों लेवल एक कानून का यही प्रयास है कि तभी हम इस मसले को सबसे ऊपर आज देश की बात में ले रहे हैं कि इस तरह के जो अपराध हैं उस पे हमारे समाज का ही एक छवि दिखती है कि किस तरह से ये लगातार बढ़ रहे हैं और 9 साल की एक बच्ची उसके साथ ही घिनौना अपराध होता है। बहरहाल उम्मीद करते जल्द से जल्द न्याय मिले और हम लोग जागरूक हों और इस तरह की परिस्थितियां ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े हैं। और देश की बात में हम आपको मध्य प्रदेश के खरगोन ले चलते हैं। यहाँ पर पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। यहाँ पर 1387 दिनों से अहिंसक आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी बल का प्रयोग किया है। सेंचुरी के श्रमिकों के सत्याग्रह स्थल पर महिलाओं को नहीं बख्शा गया है। इनमें मेधा पाटकर भी बताई जा रही हैं। कुछ महिलाओं की तो इतनी पिटाई हुई है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला कोर्ट में लंबित बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, अगर आप हमें बता सकें ये हालात क्यों बने, क्यों पिटाई की गई यहाँ पे लड़कियों महिलाओं की इस तरह से? देखिए निधि, यहाँ पर बताना जरूरी होगा कि ये 1300 दिन से ज्यादा वक्त से चल रहा आंदोलन है, यानी लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो हमें अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मेधाताई और बाकी के लोगों पर 151 के तहत यानी शांति भंग करने के लिए, आप उन तस्वीरों में देख सकती हैं कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ श्रमिक हैं जो शांतिपूर्वक वहां बैठे हुए हैं। तो शांति भंग करने का मामला कहां से बन जाता है, और वो भी तब जब राइट टू वर्क का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इस पर फैसला आना बाकी है। और अभी जो थोड़ी देर पहले उनसे बात हो पाई है, तो मेधा पाटकर सहित 7 महिलाओं को जो नर्मदा का गेस्ट हाउस है वहां पर रखा गया है और बाकी के लोगों को अलग अलग जगहों पर तितर बितर कर दिया गया है। तो लगभग 1300 दिनों से चला आ रहा जो आंदोलन था उसमें इस तरह बर्बरता की गई है, टेंट उखाड़ा गया है। लगभग 3 थानों की पुलिस वहां पर बुला ली गई थी। देखिए, ये मामला लगभग 4 साल पुराना है और हुआ ये था कि घाटे का सौदा बताकर सेंचुरी मिल को कई तरह के प्रपोजल आए थे। बीच में एक प्रपोजल ये भी दिया गया था मालिकों की तरफ से, जो मजदूर है वही अपना कोऑपरेटिव बनाकर चला ले। फिर बाद में मालिकाना हक बदलते रहे। अभी ये लगभग मामला ये है कि लगभग 450 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो 60-62 करोड़ में ले ली गई है। और अब ऐसा मजदूरों का कहना है कि मालिकों की तरफ से दबाव है, वो नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन एक दबाव ये दिया जा रहा है कि वो कुछ पैसा लेकर वीआरएस ले लें और वो इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी के मद्देनजर काफी दिनों से ये आंदोलन चला आ रहा था। मेधा पाटकर भी इसका एक तरह से नेतृत्व कर रही हैं और आज पूरी अमानवीयता के साथ बर्बरता दिखाते हुए इन लोगों को पुलिस ने तितर बितर किया है वहां से। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन ये खरगोन के जो दृश्य हैं वाकई में परेशान करते हैं। अगर आप शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं 1300 दिनों से ज़्यादा, उस पर भी पुलिस को बल प्रयोग करने की किस तरह से क्या ज़रूरत थी। बहरहाल देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद आगे खबर जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई।
जातिवार जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार के बयान ने बीजेपी नेताओं के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में केंद्र नेतृत्व ही फैसला करेगा। केंद्र सरकार जातिवार जनगणना से इनकार कर चुकी है। मंगलवार को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान के लिए पहुंचे। जब उनसे जातिगत जनगणना के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब गोल मटोल था। बिहार विधानसभा ने उसे पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी से जो बिहार विधानसभा की भावना है उसको रखना चाहते हैं। शेष तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। 2011 में भी तो सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ ही था, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां आई थी। केंद्र सरकार उन चीज़ों को देख रही है। कोई भी अगर हम निर्णय लेंगे तो उसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर, उन सारी चीज़ों को तो देखेगी ना। वहीं बीजेपी के एक और मंत्री मंगल पांडे ने साफ कर दिया कि पार्टी हाईकमान ही तय करेगा कि वे लोग प्रधानमंत्री से मिलने जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनेंगे या नहीं। यह राष्ट्रीय विषय है और इस संदर्भ में हमारी केंद्र की सरकार ने अपनी बातें कही हैं और पार्टी के द्वारा भी जो निर्णय लेना है वो पार्टी इस विषय पर अपना विचार रखी है। तो यह मूल रूप से हमारे केंद्र की सरकार और केंद्रीय पार्टी का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इस मुद्दे पर भाजपा के नेताओं को बार बार याद दिलाया था। आज कोई कह रहे हैं भाई तो वो जाए, वो एक्सप्लेन करे। ये बात अगर सच्ची होता कि ऐसा करने से समाज में इसको लेकर के किस तरह से डिस्टर्बेंस आता तो आप पूरे के पूरे सब लोग कैसे सपोर्ट करते? आप ही बताइए कि अगर ऐसी कोई बात होती तो सब लोग एकजुट होकर के क्यों इस बात को करते? इसलिए मेरी समझ से ये बात थी और हम सबसे आग्रह करेंगे विनम्रतापूर्वक कि बिहार के लोगों का जो मत था एकजुट रहिए और करना न करना है तो केंद्र सरकार के ऊपर, अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है। दोस्तों में बीजेपी और विरोधियों में आरजेडी से बुरी तरह घिरे नीतीश का ये मंडल कार्ड है। वो याद दिला रहे हैं कि पिछड़े समाजों की नुमाइंदगी और चिंता करने वाले वो अकेले नेता हैं। बीजेपी के लिए भी जातिवार जनगणना का विरोध मुश्किल है क्योंकि वो अपने कमंडल में मंडल को समाहित करना चाह रहे हैं। वहीं नीतीश मंडल से कमंडल की काट कर रहे हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ पटना से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित सम्मान यात्रा निकालकर दलितों को हक दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। आज के ही दिन 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू ने गैर कांग्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवाया था। कांग्रेस इस मौके पर दलितों को कांग्रेस से पुराने रिश्तों की याद दिला रही है। यूपी के चुनाव से पहले जब दलितों की पार्टी कहलाने वाली बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस दलितों को पार्टी से पुराने रिश्ते याद दिलाने निकली है। ऐसी यात्राएं यूपी भर में आज निकाली गईं। 3 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था, तो ये एक तरह से दलित समाज को सम्मान देने का काम था, क्योंकि उस समय बाबा साहब कांग्रेस पार्टी में नहीं थे और उसके बावजूद उनको मंत्री बनाने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने कैबिनेट में रखा था। यूपी में दलित वोट करीब 21% है। शुरू में ये कांग्रेस के साथ था, बाद में बीएसपी की तरफ चला गया। प्रियंका गांधी यूपी में दलितों आदिवासियों के मुद्दे उठाती रही हैं। 20 जुलाई 2019 को वो सोनभद्र गोलीकांड में मारे गए आदिवासी परिवारों से मिलने जाते हुए रोक ली गई थी, तो चुनार के किले में उनसे मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2020 को
वो हाथरस रेप कांड की शिकार लड़की के परिवार से मिलने उसके घर पहुंची थी। तमाम बार वो उनके लिए ट्वीट भी करती हैं। आज कांग्रेस जिले जिले में यात्रा निकालकर उनके मुद्दे उठा रही है। उत्तर प्रदेश में जो निरंतर दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये दलित दरिद्र नहीं है, ना ये कमजोर है, आपकी सरकार को गिरा कर ही रहेंगे। 2014 के लोकसभा चुनावों से बीजेपी ने भी दलित वोटों में सेंध लगाई है। मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का भी ऐलान किया और अयोध्या में भी राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद एक दलित महावीर को दिया गया। यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 68 सीटें बीजेपी जीत गई। आज कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न के मुद्दे उठाकर सरकार पे हमले किए। जो दलितों के ऊपर दिन प्रतिदिन आए अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मौत ले लीजिए, चाहे उनका घर तोड़ना हुआ, ऐसी जैसी जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे हम दलितों को निजात दिलाना चाहते हैं। अगर जो सरकार ये नहीं कर सकती है तो उस कुर्सी को छोड़ दे। यूपी में बीएसपी अपने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट जैसे धर्म स्थानों से कर रही है। इन ब्राह्मण सम्मेलनों से बीएसपी का कोर जो दलित काडर है उसका एक वर्ग असहज महसूस कर रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस उनमें अपने लिए कुछ संभावनाएं तलाश रही हो। मेरठ में सनुज, बाराबंकी में सरफराज, गोरखपुर में सलीम और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। Good evening, everyone. It's a matter of pride for all of us to have among us the Golden Galambad Badminton of India, Ms. PV Sindhu, her proud parents and family members. तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर देख सकते हैं सम्मान कर रहे हैं पीवी सिंधु का। सीधे आज उनका आगमन हुआ है 4:30 बजे। पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने 2 एकल पदक जीते हैं ओलंपिक्स में और देश का सर ऊंचा किया। उनके साथ हम देख सकते हैं उनके कोच ही बैठे हैं, कोरियन कोच हैं उनके, और पाक ताई सांग इनका नाम है। और इस बार जिस तरह से उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पीवी सिंधु का यहाँ पर आदर सत्कार हो रहा है। कुछ ही पलों में बोलेंगी भी और वाकई में एक खुशी का लम्हा है पूरे देश के लिए कि देश का सर्व गौरव से ऊंचा करने के बाद पीवी सिंधु वापस आई हैं और यहाँ पर उनको खेल मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। पीवी सिंधु बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल से अब खेल मंत्री बोलेंगे। Sir, I request to say a few words on this occasion. पहले तो आज इस खुशी की माहौल में शामिल होने के लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा भारत की बेटी पीवी सिंधु जी को, जिन्होंने पहली बार ही नहीं ये दूसरा बार ओलंपिक में भारत की झंडा को और ऊंचा लहराया। और उनके साथ साथ उनकी कोच को भी मैंने बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आज इस खुशी की माहौल में उपस्थित है भारत की अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उपस्थित है टूरिज्म मिनिस्टर किशन रेड्डी जी, उपस्थित सभी सांसद वर्ग और उनके साथ साथ भारत की युवा एवं खेल मंत्रालय की मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह जी, पीवी सिंधु जी की परिवार का जो सभी सदस्य यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ खेल मंत्रालय की सेक्रेटरी एवं
यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज 2 शब्द मैं कहना चाहता हूं कि पूरब से लेकर दक्षिण जहां पर भी हम लोग आज देख रहे हैं, भारत में भारत की बेटी की जय जयकार है। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही हम लोग ये उपलब्धि किया कि विजय की ताज जो पहले दिन हम लोगों को प्राप्त हुआ, भारत की बेटी मीराबाई चानू जी ने जैसे भारत की झंडा को टोक्यो की मिट्टी पर ऊंचा लहराया, वैसे ही धीरे धीरे हम लोगों को और विजय प्राप्त होगा। और उसको पीवी सिंधु जी ने प्रमाणित कर दिया, भारत की विजय की रथ कभी थामेगा नहीं, यह दौड़ता जाएगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि फील्ड पे, बैडमिंटन की कोर्ट पे पीवी सिंधु जी ने जैसा अपना वहां पर डोमिनेट किया, जैसे अपना दबदबा बजाय रखा और जैसे वो मैच जीता, मैं सोचता हूं कि वो एक इतिहास है और बहुत सारा जो युवा खिलाड़ी है उन लोगों के लिए एक इतिहास का पन्ना बन के रहेगा। और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे पूर्व से लेकर दक्षिण जहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, वहां पर भी एक एक प्रतिभा को ढूंढ के निकाल के उन लोगों को सभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देके विश्व के दरबार में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि जिस चेयर फॉर इंडिया की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के आदरणीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी अपना जो प्रयास है, जो छोटा से छोटा जो जगह है उसको भी नहीं छोड़ा। हमने देखा, हमने ये खुद अनुभव किया और देखा कि उन्होंने एक एक खिलाड़ियों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक गया, उन लोगों को प्रोत्साहित करने की काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाया, उन्होंने भी वहां पर पहुंचा, एयरपोर्ट में पहुंचा और चीयर फॉर इंडिया की नारा लगाया। मैंने ये देखा कि 2-2 मंत्रालय की काम करते हुए भी, हजारों काम के बीच में भी जब भी उनको फुर्सत मिले तब भी हम लोगों ने देखा, मैंने देखा कि हर एक खिलाड़ियों की खबर वो रखते थे। किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी दुविधा हो, कॉस्ट्यूम से लेके कुछ भी, उन्होंने वो समस्या का हल तुरंत करने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूं ये भी जितना खिलाड़ी है उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनपैरेलल ये प्रयास है। मैं इसलिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और भारत की 130 करोड़ जनता जो कि टोक्यो की मिट्टी में उपस्थित नहीं हो पाया, स्टेडियम में उपस्थित नहीं हो पाया, ये सही है, लेकिन यहां से भारत से हर वक्त, हर पल, हर क्षण उन लोगों का जो आशीर्वाद, उन लोगों का जो शुभकामना हर वक्त भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खिलाड़ी टोक्यो में गया है उन लोगों के साथ थे। इसलिए उन लोगों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और मुझे ये विश्वास है कि आगे जाके भारत को और भी विजय प्राप्त होने वाला है। इसलिए मैं फिर से एक बार सभी साथियों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग हमारा जो खिलाड़ी है उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए, आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो देता रहिए। और मैं ये आई एम श्योर दैट कि इंडिया विल राइजिंग एज ए ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन एंड आवर एथलीट विल मेक अस प्राउड इन टोक्यो, ये मेरा विश्वास है। और उसी के साथ साथ मैं अपना
भारत की बेटी को सुनने के लिए पूरा देश अपेक्षा कर रहा है, उनको मैं भी सुनने के लिए अपेक्षा कर रहा हूं। तो मैं मेरा सबको यहीं पर विराम देता हूं। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। जय हिंद। Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Minister Sri G. Kishan Reddy to felicitate Ms. Sindhu. Sir. I request sir to say a few words on this occasion. मैं सबसे पहले पीवी सिंधु जी को, उनके पिताजी को, माताजी को, उनके परिवार को, उसके साथ साथ उनके कोच को, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से, कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और क्योंकि 2 रिकॉर्ड आज सिंधु ने इस ओलंपिक्स के मॉडल के द्वारा स्थापित किया है। एक पहला कंटिन्यूसली 2 जैसा टोक्यो में किया है, उससे पहले रियो में ओलंपिक्स में भी भारत के लिए मेडल रहा है और लगातार लाने वाले भारत के खिलाड़ी में सिंधु जी पहले हैं। इसके साथ साथ महिला, भारत में कोई महिला अभी तक ओलंपिक्स में 2 मेडल नहीं लाए हैं। महिलाओं में 2 मेडल लाने वाला भी आप पहला खिलाड़ी हैं। इसीलिए 2 रिकॉर्ड भारत के लिए सिंधु जी इस टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाकर स्थापित किया है। सारी 130 करोड़ जनता के ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा होम सिटी से है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से है और తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా, చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ, తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా గర్వపడేటువంటి ముద్దు బిడ్డ, మన తెలుగింటి మరి ఆడబిడ్డ. నువ్వు గెలిచినందుకు నేను తెలుగు ప్రజల తరఫున కూడా, భారత ప్రజల తరఫున కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా నీ స్ఫూర్తి మన తెలుగు ప్రజల్లో కానీ భారత ప్రజల్లో కానీ తప్పకుండా వస్తుంది. నీ స్ఫూర్తితో రానున్న రోజుల్లో ఒలింపిక్స్ లో భారతదేశము మీ స్ఫూర్తిగా మరిన్ని ఈ యొక్క పతాకాలు సాధిస్తారని, తప్పకుండా ఆ దిశలో భారతదేశం ముందుకెళ్తుందని కోరుతూ मैं फिर एक बार मैं पीवी सिंधु जी को अभिनंदन करते हुए, मैं जो मेहनत किया है लगातार पढ़ते रहता हूं, हर दिन सुबह उठकर जो मेहनत करते हैं, आज जो मेहनत का आज रिजल्ट्स है, भारत का नाम एक शान बढ़ाते हुए और दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हमारे यंग एंड डायनेमिक मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हमारे अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और अच्छे फैसिलिटीज आने वाले दिन में भारत सरकार सभी क्रीड़ाओं को देंगे, सभी क्रीड़ाकारों को आने वाले दिन में प्रोत्साहन करेंगे। आने वाले दिन में भारत जो प्रयास आज लगातार चल रहे आगे बढ़ते हुए आने वाले ओलंपिक्स में भी आप जाना चाहिए। आने वाले ओलंपिक्स में बिल्कुल हमारे बंगार पतकम गोल्ड मेडल लाना चाहिए, यही सभी लोगों का विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। तो पीवी सिंधु देश वापस लौट आई हैं, उनका यहाँ पर आदर सम्मान हो रहा है।
हम देख सकते हैं किस तरह से तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं, उनके कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका आदर सत्कार किया जा रहा है। उनके कोरियन कोच हैं, तस्वीरों में निर्मला सीतारमण को देख सकते हैं पीवी सिंधु के साथ इस समय, लेकिन यहाँ पर कोरियन कोच पार्क ताई-सांग भी मौजूद हैं, उनकी भी बहुत तारीफ हो रही है। और अब हम देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण बोलेंगी और फिर खेल मंत्री बोलेंगे और तमाम लोग उनका आदर सत्कार, ये जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। और आइए सीधे अब आपको ले चलते हैं बनारस। यहाँ पर बीते 3-4 दिनों से गंगा में तेज पानी आने से पानी का स्तर बहुत बढ़ गया और इससे आसपास के इलाकों में बहुत असर पड़ा है। खास तौर से आम जनजीवन किस तरह से अस्त-व्यस्त हुआ है, देखते हैं ये रिपोर्ट। अब की सावन में मैदानी इलाके में उतनी बारिश नहीं हुई जितने और सालों होती थी, लेकिन पर्वत यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उससे जो है गंगा में तेजी से पानी की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इधर दिखाने की कोशिश करें तो बनारस का जो है वो दूसरा किनारा छोड़ वो 80 घाट आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये सारे जो है वो घाट नज़र आ रहे होंगे। इन गंगा का पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि इन घाटों का संपर्क जो है वो आपस में टूट गया है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर नीचे की ओर जो है तकरीबन 10 फीट नीचे यहाँ से गंगा आरती हुआ करती थी, लेकिन अब वो गंगा आरती जो है वो ऊपर, अगर हम दिखाएं आपको तो ऊपर उस छत पर जाकर के गंगा आरती वहाँ पर जाकर के हो रही है। जो घाटों पर मंदिर हैं, जो देवालय हैं, वो मंदिर और देवालय जो हैं वो गंगा के पानी में डूब चुके हैं, आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं गंगा के पानी में। शीतला मंदिर जो है वो शीतला माता का जो मंदिर है उसके पास अंदर पानी घुसने की कोशिश कर रहा है। इधर हालांकि दशाश्वमेध घाट पे सावन है तो यहाँ पर श्रद्धालु स्नान जरूर कर रहे हैं, श्रद्धालुगण जो है वो स्नान कर रहे हैं, लेकिन गंगा के पानी में जो है वो तेज़ी से बढ़ोतरी आई है। दूर तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो है दूर आपको भी मंदिर जो है वो कुछ डूबे हुए नजर आएंगे। गंगा की धारा तेज है, धारा तेज होने की वजह से गंगा में जो है वो जो है बहुत से ज़्यादा जो है वो जो है जलकुंभी और दूसरे तरीके की चीज़ें बह करके आई हैं। तो घाट के किनारे जो लग रही हैं उनको हटाने के लिए नाविक जो है वो इस तरीके से काम में लगे हुए हैं। वो अपना जो है बांस लगा करके घाट को साफ भी कर रहे हैं, किनारे लगा रहे हैं। इनका जब नौका संचालन का जो काम होता है उस समय नौका संचालन का काम करते हैं, इस समय भी वो अपने काम में लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से।